चलिए भाई, तो यहाँ पर बस अभी तक हमने बात करें विकर की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक एक कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपका चैप्टर बेसिकली यही सिलेबस, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पर कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे कि आइसो एंजाइम्स। ठीक है, आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, कोई चीज आप लेकर आ रहे हैं, अगर आप उसका एक रिप्लेसमेंट लाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए कोई एंजाइम है, ठीक है, इसके ही जैसा अगर कोई दूसरा एंजाइम है बी जो बिल्कुल इसके जैसा है, जो क्रिया ये ए करता है वही क्रिया, जिस क्रिया को ये प्रभावित करता है, जिस क्रिया को ये उत्प्रेरित करता है ए एंजाइम, उसी क्रिया को बी एंजाइम भी अगर उत्प्रेरित करता है, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर डिफरेंस होता है कि ये मूल एंजाइम है और ये इसका डुप्लीकेट एंजाइम है, तो इस ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसो एंजाइम्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे कोई हम जानते हैं कि हर एक चीज चाहे प्रोटीन है, किसी भी प्रोटीन को कोई जीन ही बनाती है, आपको पता है ये बात, सब जानते हैं कि भाई जीन्स के साथ ही बनता है। सब मॉल वायो पढ़ के आयो भाई, पढ़ के आयो नहीं पाए हो? कोडोन्स होते हैं, फिर इन कोडोन से क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है, सबने पढ़े हैं, सबने मॉल वायो में पढ़ा है। तो हम ये कहते हैं कि कोई जीन है। अब जीन किसके बने होते हैं? एलील्स के बने होते हैं कि नहीं होते? जीन एलील्स के बने होते हैं। एलील्स में आइसो एलील्स भी होती हैं, आप सबने पढ़ा है, मॉल वायो में पूरे अच्छे से दे रखा है कि जीन एलील्स की बनी होती है। तो अगर मान लो कोई एक एंजाइम है, उसकी एक एलील है ए और ए, ठीक है, और इसी एक जीन की एक एलील है ए और ए, इससे बनने वाला एंजाइम ये है और इससे बनने वाला एंजाइम ये है। दोनों की जो कार्य है, करने के कार्य यानी कि अभिक्रिया को प्रेरित करने के कार्य दोनों के सेम है, एक ही अभिक्रिया को दोनों प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ हद तक ये उसके केमिकल रूप से या रासायनिक रूप से क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसो एंजाइम्स। आ रही बात समझ में? इनका काम सेम होता है, यानी कि जिस क्रिया को अगर ए एंजाइम उत्प्रेरित करेगा, उसी क्रिया को बी एंजाइम भी उत्प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो आइसो एंजाइम आप डालें, आइसो एंजाइम अथवा समविकर, समविकर इसको कहते हैं, समविकर। समविकर लिखना। समविकर की आणविक संरचना, समविकर की या आइसो एंजाइम की आणविक संरचना उसके मूल विकर से, उसके मूल विकर के समान होती है, उसके मूल विकर के समान होती है, अर्थात इनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है, अर्थात इनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है, तथा यह एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, तथा यह एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे हम, अगर एग्जाम्पल पायरुवेट से लैक्टेट का बनना, पायरुवेट से लैक्टेट का बनना, और इसके लिए जो एंजाइम जो विकर होता है वो होता है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट से लैक्टेट का बनना, और इसके लिए जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन सा है? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। इस अभिक्रिया को 5 अलग रूपों द्वारा भी उत्प्रेरित किया जा सकता है, यानी कि 5 अलग विकर द्वारा भी उत्प्रेरित किया जा सकता है। तो आप इसमें लिखेंगे, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद लिखें, इस अभिक्रिया को क्लास से बाहर, इस अभिक्रिया को 5 भिन्न रूपों द्वारा, या इस अभिक्रिया को विकर के, इस तरह लिखना, इस अभिक्रिया को विकर के 5 भिन्न रूपों द्वारा, इस अभिक्रिया को विकर के
5 भिन्न रूपों द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है, उत्प्रेरित किया जा सकता है। विकर के 5 भिन्न रूपों द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है तथा यह सभी रूप आइसोएंजाइम कहलाते हैं, तथा यह सभी रूप आइसोएंजाइम कहलाते हैं। अगला है आपका Km मान। मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से मैं आपको एंजाइम गतिकी में बता चुकी हूँ। हाँ, Km मान। चलिए फिर भी एक बार बात कर लेते हैं, Km मान क्या होता है? बोलो। Km मान 1/2 Vmax, ठीक है। हम कहते हैं Km मान कितना होता है? 1/2 Vmax। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी जब विकर की क्रिया की सक्रियता की, विकर और क्रियाधर के बीच के संयुक्त होने की, उनके उत्पाद में बदलने का जो वेग है, जब वो अपने मैक्सिमम पर होता है, उसका आधा मान किसको दर्शाता है? इसके Km के मान को दर्शाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था उस दिन ग्राफ बना के, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया था एंजाइम गतिकी वाले दिन। कैसे? कुछ बच्चे मेरी शक्ल देख रहे हैं जिन्होंने क्लास नहीं ली थी एंजाइम गतिकी की। ये देखिएगा, ये ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? माइकलिस मेंटन का ग्राफ। एंजाइम काइनेटिक्स जिस दिन मैंने पढ़ाई थी, एंजाइम काइनेटिक्स को देने वाले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया है वो थे माइकलिस मेंटन। 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, माइकलिस और एक अलग साइंटिस्ट है मेंटन। तो इनके उस पर लिखा गया माइकलिस मेंटन। इन्होंने ये ग्राफ दिया था इस तरह का, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के बताया था, ठीक है, सांद्रता पर। कब? जब मैंने आपको बताया था क्रियाधर की सांद्रता, भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था कि एक समय पर ये क्या होती है, जो सक्रियता होती है या जो अभिक्रिया होती है, एक समय पर ये बढ़ती है और उसके बाद ये क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ये जो पॉइंट है यहां आप देखिएगा, जब ये क्रिया चल रही है तो ये पॉइंट क्या है? Vmax पॉइंट है कि नहीं है भाई? यहां पर इसकी ये वेलोसिटी, मैडम नहीं आ रहा, चलिए। तो ये क्या है? माइकलिस मेंटन का ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ पे देखिए, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया मैक्सिमम कहां पर है? यहाँ पर ही है भाई, क्योंकि यहां से बढ़ना शुरू हुई है और यहां तक ये कैसे है? Vmax आ गई, यानी कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्यों? इसके बाद ये कैसी हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। हो गई है कि नहीं हो गई है? ये तो होती है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया होने की दर, ये वाली साइड। और ये वाली साइड जो होती है, ये होती है क्रियादर, यानी कि क्रियाधर की सांद्रता को बताती है। ये वाली साइड जो होती है, ये क्या बताती है? क्रियाधर की सांद्रता को। और ये वाली जो साइड है वो बताती है अभिक्रिया के होने की दर के बारे में। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अभी क्रियाधर की सांद्रता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद ये क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। अब इस पॉइंट पर आने के बाद जब ये कांस्टेंट हो गई है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं अनुमान? हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि यहां पर आने के बाद ये जो सबस्ट्रेट है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको किसमें बताया था, जब मैंने आपको विकर की सांद्रता पढ़ाई थी, प्रभावित करने वाले कारक, तब मैंने आपको बताया था कि एक लिमिट में चाहे हम क्रियाधर अब कितना भी बढ़ाता जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब जितने भी विकर मीडियम में, जितने भी विकर उसमें विलयन में मौजूद हैं, सभी कैसे हो चुके हैं? संतृप्त हो चुके हैं, ठीक है। सभी विकर क्रियाधर के द्वारा क्या हो चुके हैं? संतृप्त हो चुके हैं। इसका मतलब कोई विकर नहीं बचा है। इसीलिए क्रियाधर की सांद्रता बढ़ने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेग है। इसका जो आधा रहेगा, इसका आधा हम ये कह सकते हैं, मान लो ये जो है 15 है, ठीक है। ये जो वैल्यू है Vmax वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू 15 है, तो 15 का आधा 7.5, ये मान लो 7.5 यहाँ पर है। तो आप इससे ग्राफ डाल सकते हैं, इस तरह से प्लॉट डाल सकते हैं भाई, डाल सकते हैं ना। हम इस ग्राफ पर इस वैल्यू के द्वारा 7.5 ये जो वैल्यू है, इसके द्वारा एक प्लॉट डाल सकते हैं। डालने के बाद हमें सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधर की जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो पता चलेगी। मान लो ये जो हमने प्लॉट डाला है, यहाँ पर इस क्रियाधर की वैल्यू कितनी आती है? 7 आती है,
ठीक है, हमने यहां से एक प्लॉट डाला ग्राफ पर, और डालने के बाद जो क्रियाधर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो ये जो Km है ये कितना हो जाएगा, 7, यानी कि Vmax का आधा उस पर जो क्रियाधर की वैल्यू रहती है, जो क्रियाधर की सांद्रता है, वो क्या हो जाती है, Km मान कहलाता है। अब अगली बात समझ में सबको, ठीक है, ये था एंजाइम काइनेटिक्स में, और इस तरह से हम Km का मान निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आगे, अब इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, एंजाइम काइनेटिक्स में आपको बहुत अच्छे समझा दिया। अगला जो है आपका टॉपिक, लिखो Km मान में, पहले तो इसका लिखो, इसे कहते क्या है, Km को माइकेलिस स्थिरांक, माइकेलिस स्थिरांक, Km माइकेलिस स्थिरांक कहलाता है। यह स्थिरांक क्रियाधर की वह सांद्रता है, यह स्थिरांक क्रियाधर की वह सांद्रता है जिस पर अभिक्रिया की दर, यह स्थिरांक क्रियाधर की वह सांद्रता है जिस पर अभिक्रिया की दर इसके अधिकतम वेग की, क्रियाधर की दर, सॉरी अभिक्रिया की दर इसके अधिकतम वेग की आधी हो जाती है। अधिकतम वेग की आधी हो जाती है, और ये लिख देना Km इज इक्वल टू हाफ Vmax। इसके बाद एक लाइन, Km का मान प्रत्येक एंजाइम के लिए भिन्न भिन्न होता है। Km का मान प्रत्येक एंजाइम के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है सक्रिय स्थल। वैसे तो सब जानते हैं इसके बारे में, सक्रिय स्थल एंजाइम्स में होते हैं कि जो एंजाइम होता है, हम ये कहते हैं कि जो एंजाइम है वो क्रियाधर की अपेक्षा, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, तो ये क्रियाधर की अपेक्षा इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पूरा का पूरा एंजाइम क्रियाशील ना होकर केवल एक इसका स्थल होता है जहां पर ये क्रियाशील रहता है, और उस स्थल को हम क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल। ये बात सब जानते हैं। अब जो सक्रिय स्थल होता है इसके भी दो पहलू होते हैं, यानी कि मैं इसके कह सकती हूँ, उसकी दो साइट होती हैं, और इस सक्रिय स्थल की दो साइट कौन सी होती है, एक तो होता है इसका बंधन स्थल, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, एक तो होता है बंधन स्थल जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, और एक होती है कैटालाइटिक साइट। ये कैसी साइट है दोनों, ये तो वो जगह होती है, बंधन स्थल वो जगह है जहां पर क्रियाधर विकर के साथ क्या होता है, जुड़ता है। जैसे अब हम तो इसको इस तरह से देख रहे हैं, ये बंधन स्थल वो जगह है जो इस क्रियाधर को क्या करता है, आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के बाद इसके साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी कि इसको बांध कर रखता है। जबकि जो ये कैटालाइटिक साइट का मतलब क्या है, ये वो जगह है, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बना है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, और अमीनो अम्ल में भी सक्रिय अमीनो अम्ल इस सक्रिय स्थल पर मौजूद होते हैं। याद है आप लोगों को, ये बात मैंने आपको कही थी कि ये जो जगह होती है सक्रिय स्थल, इसको हम सक्रिय स्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, ये प्रोटीन अपने आप को इस प्रकार से विन्यासित करता है कि उस प्रोटीन में मौजूद जितने भी सक्रिय अमीनो अम्ल होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होकर कहां पर आ जाते हैं, इस सक्रिय स्थल पर आ जाते हैं। तो बंधन स्थल वो जगह है जो इस क्रियाधर को क्या करता है, आकर्षित करता है और विकर के साथ बांधने का कार्य करता है। जबकि कैटालाइटिक साइट, ये जो कैटालाइटिक साइट है, ये जो स्थल है, ये वो जगह है जहां पर सभी सक्रिय अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं, और इसका मेन कार्य क्या होता है, इसका मेन कार्य होता है बंधन या बंध को तोड़ना और बंध बनाना।
ठीक है। सबस्ट्रेट यानी कि जो क्रियाधार है उसमें मौजूद बंधों को तोड़ेगा और अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के अनुसार उसमें बंध बनाने का कार्य कौन करता है, ये कैटालाइटिक साइट। आगे बात समझ में, ये दोनों स्थल इनका क्या कार्य है, तो इसमें हम लिखें संपूर्ण एंजाइम की सतह पर, संपूर्ण एंजाइम की सतह पर केवल एक छोटा भाग सक्रिय रहता है। संपूर्ण एंजाइम की सतह पर केवल एक छोटा भाग सक्रिय रहता है, जिसे सक्रिय स्थल या सक्रिय बिंदु जिसे सक्रिय स्थल कहते हैं, बस इतना लिखना, जिसे सक्रिय स्थल कहते हैं। सक्रिय स्थल दो घटकों से मिलकर बनता है। सक्रिय स्थल दो घटकों से मिलकर बनता है, बंधन स्थल तथा उत्प्रेरक स्थल। उत्प्रेरक स्थल कैटालाइटिक साइट को कहते हैं उत्प्रेरक स्थल, बंधन स्थल तथा उत्प्रेरक स्थल। बंधन स्थल पर या बंधन स्थल वह जगह है जो क्रियाधर को आकर्षित करता है। बंधन स्थल वह जगह है जो क्रियाधर को आकर्षित करता है तथा उसे जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। बंधन स्थल वह जगह है जो क्रियाधर को आकर्षित करता है तथा उसे जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। और उत्प्रेरक स्थल वह जगह है जहां पर, और उत्प्रेरक स्थल वह जगह है जहां पर सभी सक्रिय अमीनो अम्ल होते हैं तथा यह स्थल बंध तोड़ने और बंध बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तथा यह स्थल बंध तोड़ने और बंध बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है भाई, चलिए हो गया। चलिए भाई, वैसे तो देखा जाए आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक आपकी संरचना बची है, तो संरचना में मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटीन की संरचना मैंने पढ़ाई थी, प्रोटीन की संरचना। तब आप लोगों को मैंने वहां पर सिंपल प्रोटीन, बातें नहीं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन पढ़ाए थे भाई। ये 3 प्रोटीन मैंने आपको उस टाइम पर पढ़ाए थे। ठीक है, वही सेम चीज हमारी एंजाइम की संरचना में भी है, क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम भी किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो एंजाइम पे भी हम इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम का मतलब क्या है, यहां देखिएगा, होलो एंजाइम का मतलब क्या है, इसमें 2 समूह होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, जिसे हम कहते हैं सहकारक। ठीक है, एपो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम जो हम एंजाइम बात करते हैं, यानी कि वो समूह या वो जगह जो किसकी बनी है, प्रोटीन की प्रकृति की बनी हुई है। ठीक है ना, एंजाइम का वो समूह जो किसका है, प्रोटीन प्रकृति का है। तो एपो एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, और कोफैक्टर क्या होता है, जो नॉन प्रोटीन होता है। जितने भी नॉन प्रोटीन समूह है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपके एंजाइम होता है वो किसके, आयनों के साथ जुड़ा होता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया आयनों का प्रभाव, मैंने अभी आपको बताया। तो एंजाइम विकर किसके साथ जुड़ा होता है, आयन के साथ जुड़ा होता है। तो जो एंजाइम है वो तो क्या है, एपो एंजाइम, और उस एंजाइम से जुड़ने वाले जो आयन है वो क्या है, उसके कोफैक्टर यानी कि उसके सहकारक। ठीक है ना, तो सिर्फ इतनी बात है किसके बारे में, एंजाइम की संरचना के बारे में, कि एंजाइम की जो संरचना होती है उसकी संपूर्ण संरचना को बोलते हैं हम होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम 2 से मिलकर बना होता है,
एपो एंजाइम और कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो प्रोटीन प्रकृति का होता है और कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन प्रकृति का होता है। ठीक है, अब ये कोफैक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोई इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जैसे हम कहते हैं, जैसे आपके आयंस वगैरह, कोफैक्टर में हम क्या कहते हैं, जैसे आयन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक में। ऐसे ही ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मान लो कोई फिनॉल समूह है, कोई आइसोप्रीन यूनिट है, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक समूह। तो कोफैक्टर कुछ भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक समूह भी हो सकता है और ऑर्गेनिक समूह भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी की बात आप लोगों से कल करेंगे।